दोस्तों, डॉक्टर संजीव कुमार का आपको नमस्कार। अनुस्वार के मंच पे आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एक उद्भट प्रख्यात व्यंग्यकार आदरणीय ज्ञान चतुर्वेदी जी से, जो पद्मश्री से सम्मानित हैं। आज हम उनकी साहित्यिक यात्रा की चर्चा करेंगे, शायद हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उनके। सर, हम इस साक्षात्कार में मूलतः आपकी साहित्यिक यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे पेशे से डॉक्टर और वो भी हृदय विशेषज्ञ होकर के आप रंगमंच से लेकर के और व्यंग्य तक आपने जो अटेंड किया है, वो थोड़ा ऐसा लगता है कि कैसे कर लेते हैं आप इतना सारा, क्योंकि एक कार्डिक सर्जन की तो एंगेजमेंट या बिजीनेस इतनी होती है कि लिखने का समय कैसे मिल जाता है, कैसे चुराते हैं? पहली बात तो मैं कार्डिक सर्जन नहीं बल्कि मैं कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ। बेसिकली मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, एमडी मेडिसिन हूँ, पर मैं सेंट्रल इंडिया का शायद पहला डॉक्टर था जिसने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वगैरह रेगुलरली चालू की थी यहाँ पर भोपाल में, बहुत पहले बीएचईएल में जी। और फिर धीरे धीरे अब वो इंटरवेंशन तो छोड़ दिए, पर उस समय की प्रैक्टिस है तो कार्डियोलॉजी भी बहुत सारी करता हूँ और एक इंटरनल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट हूँ, तो वो काम भी करता हूँ। एक डॉक्टर भी हूँ, एक बड़े हॉस्पिटल का मैं चीफ फिजिशियन हूँ, उनका क्रिटिकल केयर का इंचार्ज हूँ। तो सारे काम चलते रहते हैं। कभी घर में कोई मरीज देख लेते हैं। जहाँ आप पीछे देख रहे हैं मेरे पिताजी की तस्वीर है पीछे जी। ये पीछे तस्वीर लटकी है, ये मेरी क्लिनिक के वास्ते है। ये क्लिनिक यहीं बैठ के मरीज देखता हूँ। बहुत कम ऐसी क्लिनिक्स होंगी डॉक्टरों की जहाँ साहित्यिक किताबें पढ़ी हो। यही तो मेरी ये सारी यहाँ किताबें जो है ये सारी पढ़ी रहती हैं और इनके बीच में मरीज देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक उदाहरण मैं आपको पेश करना चाहूंगा इस बात पर कि मैं पीछे दिन जब अमेरिका में था तो मैं सवाना गया। सवाना साउथ कैरोलिना में एक शहर है जो बहुत पुराना शहर है। तो वहाँ पर मैंने एक डॉक्टर का क्लिनिक देखा जो अब म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ चारों तरफ किताबें ज़्यादा और बाकी चीज़ें कम थी। वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि किताबें ज़्यादा। मैं चारों तरफ एक कहेंगे इधर लाइब्रेरी में डॉक्टर साहब मरीज देख रहे हैं, उस तरह का है। पर मेरी डॉक्टरी की किताबें भी हैं, पर बाकी साहित्य की किताबें भी हैं। और बड़ा आनंद है दोनों ही काम। मरीजों को देखने का मतलब पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा, धंधे वाली बात नहीं कर रहा। ना डॉक्टरी मेरे लिए धंधा है, ना ही साहित्य मेरे लिए धंधा है। धंधा करना होता तो मैंने अभी भी एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें मुझसे बार बार ये कहा गया कि आप वहां क्यों बैठे हैं भोपाल में, आप बंबई बैठिए, आइए, आपको इतना बिजनेस हम अभी आपको दिलाते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। आपको लिखने का इतना कमिटमेंट चाहिए, इतने सारे लोग हैं, लाखों रुपए लेके घूम रहे हैं, आप वहां कहाँ बैठे हैं भोपाल बैठ के और ये क्या कर रहे हैं। एक ही स्क्रिप्ट मैंने अभी लिख के दी थी अभी एक प्रोड्यूसर की, उसने 10 प्रोड्यूसर से फोन करा दिया मेरे को कि बताइए साहब वो इतना बढ़िया लिखते हैं और वहां बैठे हुए हैं। पर लिखना मेरे लिए धंधा नहीं है, जैसे डॉक्टरी मेरे लिए धंधा नहीं है। अच्छा, डॉक्टरी भी जीवन को समझने का प्रयास, लेखन भी जीवन को समझने और समझाने का प्रयास, जैसा मैंने समझा, क्योंकि हर आदमी अपने तरह से जीवन को समझता है। मैंने जीवन में जो समझा, आप बहुत विसंगति की बात करी जाती है व्यंग में, विसंगतियों पे चोट, विसंगतियां ये, विसंगतियां वो। जीवन विसंगतियों से भरा है। आपका हर चीज विसंगतियां हैं और संगतियां हैं, इनके बीच का तालमेल ही जीवन है। और विसंगतियों को पहचानना और उसमें सही तालमेल ढूंढना, संगति उसके साथ करना, यही जीवन है। तो यही तुलसीदास जी ने लिखा है कि जड़ चेतन गुण दोष में, तो जहाँ जड़ है या चेतन है, गुण और दोष और विसंगति और संगति दोनों ही उपलब्ध होंगे एक साथ। उनकी पहचान करना आपको आना चाहिए, उनकी पहचान करना आना चाहिए और उसकी पहचान करवाना। लेखक हैं
तो पहचान करवाना आना चाहिए। करवाना भी आना और डॉक्टर है तो मरीज को पहचान देना पड़ती है मेरे को, कि उसे पता होना चाहिए कि क्या उसके जीवन में संगत कहाँ उसकी गड़बड़ हो रही है, जी कहाँ वो जीवन के साथ संगत नहीं है उसकी, जहां जी वो बीमार पड़ रहा है, वो आप बता सके उसको, तो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। तो दोनों के बीच में हमारी संगत ठीक चल रही है अभी। वैसे आपके सूचना के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे साथ भी दो व्यवसाय या दो शौक जुड़े हुए हैं। पेशे से मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन साहित्य से लगाव ज्यादा है, इसलिए साहित्य पहली मोहब्बत बन गई हूँ। बचपन की मोहब्बत भी हाँ, हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम ये, कभी किसी ने हमसे पूछा था कि आप डॉक्टरी पर ज्यादा वो करेंगे या साहित्य पर ज्यादा करेंगे, तो मैंने उनसे कहा था कि अभी ये तय नहीं हो पा रहा कि कौन मेरी वाइफ और कौन मेरी प्रेमिका है। अभी तक आज तक मैं तय नहीं कर पाया कि मैं किसे अपनी पत्नी कहूं और किसे मैं अपनी प्रेमिका कहूं। मुझे दोनों से बराबर का प्यार है और दोनों के प्रति बराबर का इस अनुराग के अलावा बराबर का कर्तव्य निभाने की एक उत्कंठा है कि मैं दोनों जगह ठीक से संबंध निभा पाऊं। तो ये उस तरह का संबंध है सर ये। हाँ जी, आप एडवोकेट है, बाईगेमी है ये, है ना? तो एक्चुअली एक्चुअली मैं बजाज ग्रुप में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, तो मैंने सोचा कि अपने शौक के लिए और अपने लिए कुछ करने के लिए 10 साल का समय तो चुन लिया जाए। तो मैंने 56 साल की उम्र में अपना VRS ले लिया और उसके बाद हाँ रिटायरमेंट ले लिया। तो फिर उसके बाद इसी में लग गया। अब साहित्य का लेखन करते करते हम प्रकाशन में भी आ गए। प्रकाशन करते करते एक पत्रिका भी शुरू कर दी। तो बस जिस तरफ समय ले जाता है उस तरफ चल देते हैं। समय से ज्यादा क्या है, मुझे लगता है हमेशा जीवन में क्या चीज आपको संतोष देती है। जी, जरूरी नहीं कि उसमें पैसा हो, जरूरी नहीं कि आप उससे कुछ पुरस्कार हासिल कर ले, जरूरी नहीं कि आपका नाम आसमान पे लिखा चला जाए उसके द्वारा, पर आपके दिल में अगर कोई काम करने से मजा आता है, तसल्ली होती है, आत्मा तक कोई चीज आपको छूती है, तो बस वो काम करना चाहिए। फिर उसमें गणित नहीं, मैं मान के चलता हूं हमेशा, जैसे कहते हैं प्यार में गणित नहीं होता, बिल्कुल जैसे आप गणित आता है प्यार में तो प्यार तिरोहित हो जाता है। तो ऐसा ही आपको किस विधा से प्यार है, लिखने से प्यार है, एडवोकेट करने बनने से प्यार है, डॉक्टरी से प्यार है, व्यंग्य से प्यार है, उपन्यास लिखते हैं उससे प्यार है, आपका कहाँ प्यार है? जहां प्यार है वहां से गणित हटा दीजिए पहले। बिल्कुल ठीक। हाँ, पहले गणित हटाइए, प्यार में पढ़िए। प्यार का अपना अलग गणित होता है, तो प्यार का गणित चलने दीजिए और आपको बहुत आनंद आएगा जीवन में। तो हम तो वाले गणितज्ञ हैं। जी, तो आपसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहूंगा कि यात्रा, साहित्य की यात्रा कैसे, कब और किस प्रेरणा से शुरू हुई? सर मैं जब 6वीं कक्षा में था तब से लिख रहा हूँ, छप भी रहा हूँ तब से। ओह गॉड। मेरी पहली कविता दैनिक जागरण झांसी में, जो बालखंड होता था, पहले पूरा पेज आता था बच्चों के लिए, संडे के संडे या सैटरडे मुझे नहीं मालूम है, तब मैंने पहली कविता एक भांडेर करके जगह थी वहां मैं पढ़ता था और मैंने पहली कविता वहां भेजी। और पहली बार अपना छपा हुआ नाम देखना, ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, पूरा नाम ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी है मेरा, तो ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी का नाम उसमें देखना और खुश होना और अपने दोस्तों को क्लास में दिखाना और अपने टीचर्स को दिखाना, वो एक अद्भुत अनुभव था। अद्भुत अनुभव। जहां से मैं फिर लिखता रहा, बाद में छपा कम पर मैं लिखता रहूंगा। फिर मेडिकल कॉलेज पहुंच गया, मैंने 2 जासूसी उपन्यास लिख डाले जो किसी और नाम से कभी छपे, अच्छे 300-400 पेज के मोटे मोटे उपन्यास, क्योंकि जासूस उपन्यास बहुत पढ़ता था और मुझे बहुत मजा आता था। तो मैंने मैंने कहा ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने ऐसे 2 जासूसी उपन्यास लिखे। मैंने फिर कहानियां लिखी, फिर मैंने गजल लिखी, मैं मंच से
बाकायदा गजलों की महफिल में जाने लगा, वाह। वहां पढ़ने लगा। पर धीरे 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 जब तक मैं मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो मुझे परसाई जी और शरद जी पढ़ने को मिले, धार्मिक और साप्ताहिक हिंदुस्तान के स्तंभों। जी। और मैंने पाया कि शायद ये मेरी विधा है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सहज और एकता महसूस करता था उसको पढ़ते हुए। और मैं लिखना शुरू किया, मैं लिखता रहा, लिख के रखता रहा अपने पास, जब तक कि मेरे मित्र, जिनका अभी हाल ही में देहांत हुआ, मेरे परम मित्र डॉक्टर अंजनी चौहान, मेरे से 1 साल सीनियर थे, अभी पिछले रीवा हफ्ते मेडिकल कॉलेज, हाँ जी, रीवा मेडिकल कॉलेज में मेरे 1 साल सीनियर थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे साथ नाटक वाटक करते थे। तो उन्होंने मेरी कुछ रचनाएं देखी तो उन्होंने कहा, यार तुम्हें क्या रखे हो, तुम इतना अच्छा लिखते हो, तुम धर्मिक में भेज दो। वो छपते थे पहले ही धर्मिक में। जी। उन्होंने कहा तो मैंने भेजा, और मेरा पहली भेजी रचना सब। धर्मवीर भारती साहब का वो आतंक और वो जलवा था उस समय हिंदी साहित्य पर, कि उधर से छपना मतलब ISI आपका स्टैंप लग गया स्टैंप कि लग आप गया। लेखक। बिल्कुल सर। उन्होंने मेरी पहली रचना ही स्वीकार की और छाप दी। तो मैं तो 7वें आसमान पर, और 7वें आसमान पर तब से जो गया तब से जो गया, तो जब जब नीचे आता हूँ तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ हरकत करके। तो मैं लगातार 7वें आसमान से धरती के बीच में तब से यात्रा कर रहा हूँ, सफर। कोशिश करता रहता हूँ 7वें आसमान पर जाने की, कोई नई किताब जो मुझे 7वें आसमान पर ले जाए। फिर मित्रगण पटक देते हैं धरती पर, तो फिर से हम एक नई किताब लिखते हैं, और फिर हम 7वें आसमान पे जाते हैं। तो ये यात्रा चल रही है तब से 7वें आसमान और धरती के बीच। ये जो आपकी पहली प्रकाशित रचना है, ये अगर उपलब्ध हो तो जी, आप सुनाएंगे या इस पहली बात तो एक बात आपको बड़ी अजीब लगेगी डॉक्टर साहब, कि आप मुझसे अभी कोई रचना बोलेंगे, कोई किताब बोलेंगे, 1-2 लोग तो मुझसे नाराज हो गए थे। एक मुझसे यहाँ पर कोई पुरस्कार के लिए मांग रहे थे कि साहब आप 12मासी भिजवा दीजिए, एक पुरस्कार के लिए हम लोग कर रहे हैं। और हमने 4 दिन नहीं भेजी उनको, 5वें दिन उन्होंने कहा तो हमने, क्या हमें मिल नहीं रही, हमारे घर में कहाँ पड़ा है 12मासी, तो हम कैसे भेजें, आप चाहे तो खरीद लें। तो उन्होंने कहा आपने पहले कहा होता हम खरीद लेते। और ये तो मैंने कहा नहीं, अगर आप ऐसे देते नहीं है किसी को, मैंने कहा वास्तव में भेंट भी नहीं करता, क्योंकि मेरे पास जब रहती नहीं है तो मैं क्या भेंट करूंगा, मुझे पता ही नहीं रहता। तो मेरे पास कौन सी रचना कहाँ है, ये तो थोड़ा बहुत व्यवस्था अब आई है मेरे जीवन में। मैं बहुत व्यवस्थित हूं नहीं रचनाओं को लेके। हाँ, मेरी रचना छपी थी, और मुझे याद है भैया जी से विज्ञान पर एक बातचीत, ऐसा कुछ था वो, जिसमें एक राजनीतिक, उससे हम स्कूल में जो विज्ञान पढ़ाया जाता है उसको लेकर एक इंटरव्यू जैसा था, और अच्छा था, मजेदार था। आज पढ़ता हूँ तो भी है, कहीं होगी रचनाएं सब है, यहाँ वहां है। मैं बहुत व्यवस्थित आदमी नहीं हूँ सर इस मामले में। जो लोग खट से निकाल देते हैं वो बनता ही नहीं मेरे से। मेरे जब आपसे कुछ एक संकलन जैसी बात हो रही थी और किताब की बात हो रही थी, तो मैंने आपसे ही कहा मैं बहुत अव्यवस्थित आदमी हूँ इस मामले में। मैंने किताबें मेरी बस आती गई, उपन्यास तो ऐसा होता है कि छप गया और तो हो गया। संकलन मेरे कम से कम भी 10 आ सकती हैं, इतनी रचनाएं मेरे पास हैं जो छप चुकी हैं या लिखी पड़ी हैं डायरी में, पर समय नहीं है। और कितना मैं आपको डायरी दिखाऊं अभी, मैं ऐसा अपनी करते डायरी, हैं, हम भोपाल आ जाते हैं और इन सबको संभाल करके मैं आपको अपनी तैयार कर लेते हैं। डायरियां दिखाऊं आपको अपनी, तो 365 पेज की एक डायरी होती है, ऐसी जी। कम से कम 10 डायरियां। तो ओम। आप मान के चलिए कि एक डायरी में आप 2 पेज में एक रत्न लिखते हैं, तो जी। 150 मान लीजिए। तो हाँ। ऐसी 10 डायरियां हैं, तो आप मानिए कि 150 रचनाएं, तो 1500 हो गई। जी। 1500 रचनाएं मेरे पास लिखी होना चाहिए, अभी पड़ी हुई हैं, जिन्हें मुझे फेयर करके और छपवाने भेजूं। तो मेरे पास अभी कोई स्तंभ भी चालू करूं तो मैं 10 साल की सामग्री के भेजता रहूं, पर इतना सारा लिख डाला और बस यूं ही पड़ा है। नहीं, समय नहीं है भाई साहब, ये बहुमूल्य समय नहीं। निधि है, ये बहुमूल्य निधि है, तो इसको संभालने के लिए आप हमें जिम्मेदारी। मेरे पास सुरक्षित पड़ी जरूर है। कभी कोई मांगता है तो उसमें रत्ता निकाल के कर लेते हैं, पर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मेरा
पत्रिका अखबार में मैंने 6 7 8 साल शायद लिखा है, जी। साप्ताहिक स्तंभ लिखा है। अब साप्ताहिक स्तंभ अगर 8 साल लिखते हैं, 7 साल लिखते हैं, हर साल 52 रचनाएं छपी हैं, 450 तो सोचिए इतने सारे, ये इनमें से एक भी संकलन नहीं छपा इनका किसी का। और हजार हजार शब्दों की रचनाएं होती थी, छोटा स्तंभ नहीं लिखा है, बड़ी रचनाएं होती थी। तो ऐसा है, और वो अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं अपने, जो मेरे बात सुन रहे हैं, कृपया वो मेरे से ये बिल्कुल ना सीखें, बल्कि मेरे दुखी चेहरे को देखें कि मैं इससे परेशान हूं कि मैं लाख कोशिश के बावजूद, असल में क्या है सर, कि एक समय आके आपको शायद तय करना चाहिए था। अब तो 70 साल के हो गए कि आप डॉक्टरी करें, जैसे आपने तय कर लिया, और आप 58 साल में, आपने 57 साल में या 56 साल में आपने वीआरएस ले डाला। ऐसा निर्णय हम कभी ले नहीं पाए डॉक्टरी को लेके, और हम रह गए। तो हम, जैसे आज हमारी छुट्टी का दिन था, आप रोज हम 2 घंटे लिख पाते हैं, और हमारा टाइम डॉक्टरी और घर ले लेता है जी। आज हमारे पास संडे था, और आज हम अपना अगला उपन्यास का, पर 8 घंटे मैंने आज 8 घंटे लिखा होगा। उसका 5वां रिवीजन में 9 बजे से बैठा तो 2 बजे तक बैठा, और 2 बजे बैठ के खाना खाया, फिर 3 बजे से बैठा तो फिर 6 बजे तक बैठा, और ज्यादा घंटे हो गए लगता है। और मैंने उसका मुझे एक जगह चैप्टर क्लोज करना ही था वो, और ये 5वां रिवीजन है उसका। मेरा एक अगला उपन्यास जो मैं लिख रहा हूँ, एक तानाशाह की प्रेम कथा, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स का टॉपिक बनाया है। तो मैंने एक एक शब्द पे आप जूझते हैं जब लिखते हैं उपन्यास, तो वो तो मेरे पास, काश की मैं आज सोचता रहा कि काश की मैं रोज ऐसा बैठता, तो मेरे पास तो कितना लिखने को कितना सारा है। पर मैं सुबह सुबह 7:30 बजे उठ के अस्पताल चला जाता हूँ, हॉस्पिटल होके फिर मैं आते आते 1:30-2 बज जाते हैं, फिर दोपहर में आप मुश्किल से बैठते हैं, शाम को फिर 2-3 मरीज आ जाते हैं। आप 2-2.5 घंटे से ज्यादा लिखने को दे नहीं पाते रोज। पर ऑफिस स्क्रिप्ट राइटिंग ले ली थी, तो स्क्रिप्ट कर रहे थे, तो उपन्यास कर रहे हैं, तो कभी ऐसे काम भी करते हैं, ऐसे अभी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैंने कहीं और भी बोला है, जैसे एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल है कि पानी अपना तल खुद खोजता है। जी सर। तो पानी को जब बहाते हैं आप, तो वो अपना तल के हिसाब से बहने लगता है, और वहां रुकता है जो उसका तल मिल गया, फिर वो और आगे नहीं बहता, वहां भर जाता है। जी। ऐसे ही आदमी, हर लेखक अपनी विधा तलाशता है। वो दुर्भाग्यशाली हैं जो जीवन भर तय नहीं कर पाते कि उनकी विधा क्या है। ऐसा दुर्भाग्य भी है लोगों का, या वो लोग जिन्हें पता नहीं है कि वो इस विधा के लिए नहीं बने और उसमें घुस गए हैं, वो या तो दुर्भाग्यशाली हैं, या अज्ञानी हैं, या तिकड़मी हैं। व्यंग में तो व्यंग में इस तरह के लोग बहुत घुसे हुए हैं। हाँ, ये व्यंग का दुर्भाग्य है, या उनका दुर्भाग्य नहीं कह सकता मैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग व्यंग में घुसे हुए हैं जो व्यंग के लिए बने नहीं है। वो चाहते भी तो व्यंग नहीं लिख सकते, और वो लिखते हैं, बाकायदा किताबें छपती हैं, और तौल के भाव छपती हैं, और मैं समझ रहा हूँ। और कहा जाता है व्यंगकार है, व्यंगकार है, व्यंगकार है। तो आप जबरन पाठक से नहीं कहलवा सकते, आप खुद कह सकते। आप अपनी जूरी को तय करवा के कोई पुरस्कार हत्या सकते हैं कई सारे, पर आप पाठक को बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक बात। पाठक जानता है, वो बच्चे की तरह है जो कह सकता है कि राजा नंगा है, तो जानता है कि आप लेखक नहीं है, आप व्यंगकार नहीं है। हाँ, वो कहता है कि आप व्यंगकार नहीं है, तो हाँ, तो आपको लग जाता है। और ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे लगा कि मैं व्यंग के लिए बना हूं, मैं इससे टिका रहा। उस समय ऐसा नहीं था, बहुत बड़े बड़े लोग लिख रहे थे, परसाई थे, शरद जी थे, त्यागी जी थे, शुक्ल जी थे, लतीफ गोंगी थे, केपी सक्सेना थे, बड़े नाम थे। उनके बीच में मैं नया सा आ गया था और लिखता था, पर मैंने कभी कुछ अपना और कुछ लिखने की नहीं सोची। मैं कहानियां लिख लेता था। मैंने जब स्वदेश दीपक पर संस्मरण लिखा था, तो मुझे भारत यायावर का मुझे याद है कि उन्होंने मुझे फोन किया था, वो कहा था कि आप कहाँ, वो तो व्यंग को खराब मानते हैं लोग, कहाँ व्यंग फेंग लिख रहे हैं सर, आपको कहानी लिखनी चाहिए। आपने कितना अद्भुत संस्मरण लिखा स्वदेश दीपक पे,
एक बड़ी जबरदस्त कहानी है, ये तो हिला देती है लोगों को। तो मैंने कहा सर बस मजा आता है हमको सर, आपको मजा नहीं आता तो सॉरी, पर हमको तो व्यंग में लिखने में बहुत मजा आता है। और राइट, आप सही कह रहे हैं कि फोर्स नहीं किया जा हमें सकता। व्यंग में मजा आता है, हमें व्यंग में मजा आता है, वरना हम कहानी और कविता भी लिख सकते हैं। हमने कविताएं भी लिखी हैं, हमने गजल भी लिखी हैं पर व्यंग में मजा आता है। व्यंग आत्मा, मेरी आत्मा से निकलता है। मेरा लेखन, आपके सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि मेरा लेखन लॉ में पहले शुरू हुआ और मैंने 36 किताबें लॉ में लिख डाली। अरे वाह, क्या बात। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद साहित्य में प्रवेश किया, सारा इकट्ठा किया जो टूटा फूटा सामान था। मैं आपको एक नजर अपना समग्र दिखाना चाहूंगा। ये जो ऊपर दिख रहा है, अच्छा अच्छा, जी जी जी, ये पूरी जो रो है अलमीरा की, ये आपके लिए, ये हमारे। क्या बात, क्या बात तो ग्रेट। मुझे क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी का कोई दिशा नहीं होती कि अगर क्रिएटिव पर्सन जिस दिशा में जाएगा वहां कुछ चीज पैदा करेगा महत्वपूर्ण। तो ये बिल्कुल नहीं है कि क्रिएटिविटी केवल व्यंग में हो सकती है, केवल कहानी में, केवल कविता में, या केवल निबंध में। आप कितने क्रिएटिव हैं इसको जांचने परखने के सबसे बड़े, मुझे लगता है सबसे बड़े अधिकारी आप ही हैं जी। आपने क्या किया वो आपको सबसे पहले समझ में आता है। आपने अगर खराब रचना लिखी, आप लाख लोगों से कहलवा लें कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, दिल नहीं मानेगा। आपको पता होता है कि वो क्या है। तो इसीलिए आप पहले कन्विंस्ड होइए कि आपने अच्छा लिखा, आप पहले संतुष्ट होइए कि आपने अच्छा लिखा। अगर आप संतुष्ट हैं तो अच्छा। व्यंग के लिए हमने कई प्रयास किए हैं। जैसे हमने एक अब तक 75 संकलन किया था, 75 रचनाओं का संकलन था। फिर 251 अंतरराष्ट्रीय व्यंगकारों का संकलन हमने छापा। फिर उसके बाद में एक हिंदी व्यंग कोश की प्रोजेक्ट लॉन्च करी हम, जो दशरथ ओझा के जो नाट्य कोश है उसके आधार पर डिजाइन किया हुआ है। और मैंने 2 पुरस्कार भी व्यंग के लिए नियत किए हुए हैं, एक रचना के लिए और एक आलोचना के लिए। तो मैं व्यंग लिख नहीं पाता ज्यादा, लिखने में तो कविता ही मेरे हाथ से फूटती है। तो कविता में अभी हम बात कर रहे थे जिसमें आप सहज हो, जिसमें मजा है, वही आपकी विधा है और वही करना चाहिए जी। तो मैं पौराणिक चरित्रों पर मैंने प्रबंध काव्य लिखना शुरू किया, वो मुझे अच्छा लगता है और उससे जिसमें मजा है, मैं वही कह रहा हूं, उसमें अलग मजा आ रहा है। जिसमें मजा आया बस वही करना चाहिए। आप व्यंग की बात अगर करें तो आपके हिसाब से एक अच्छे व्यंग में क्या क्या विशेष चीजें होनी चाहिए, विशेष तत्व होने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि, और ये आज के व्यंग में जो परिदृश्य है उसके हिसाब से कह रहा हूं कि कम से कम पहली शर्त ये तो पूरी करें कि आपके व्यंग में व्यंग हो जी। ये बहुत छोटी सी डिमांड है आपके पाठक की कि भैया आप व्यंग लिख रहे हो तो उसमें थोड़ा सा व्यंग हो। एकदम सपाट बयानी में, सपाट बयानी व्यंग भाषा का खेल नहीं है। मैं मान के चलता हूं व्यंग, एक अच्छा व्यंग क्या है एक अच्छा व्यंग मैं मानता हूं कि सबसे पहले एक विचार होना चाहिए। बिना विचार के व्यंग नहीं बन सकता जी। बिना विचार के व्यंग नहीं बनता। कोई ना कोई विचार आपका पीछा करे तो व्यंग बनता है। विचार, और विचार उतना ना हो जितना, कितना गहरे आप उस व्यंग में जा चुके, उस विचार में आप कितना गहरे उतरते हैं, वही व्यंग को व्यंग बनाता है। वरना वो एक टिप्पणी, साधारण टिप्पणी बनकर रह जाती है, एक साधारण संपादकीय टिप्पणी जैसी चीज हो जाती है जहां आप कुछ कह रहे हैं इसके आगे जब आपको विचार है कुछ,
कोई वैचारिक चीज है आपके पास, कोई चीज ने आपको उद्वेलित किया, कोई विसंगति ने, कोई सिचुएशन ने, कोई घटना ने, कुछ आसपास घट रहा है उसने, जीवन के किसी पक्ष ने आपको उद्वेलित किया और आप उससे एक विचार निकला जिसमें बहुत सारे वो विचार भी सम्मिलित हुए जो आपने इतने जीवन में समझे हैं, बड़ों को पढ़ के, बड़े बड़े बड़े, जिसमें मार्क्स भी आ जाएंगे, जिसमें विवेकानंद भी आ जाएंगे, जिसमें तुलसी भी आ जाएंगे, जिसमें कुरान भी आ जाएगा, बाइबल भी आ जाएगी। आपने जो जो ज्ञान जहां से प्राप्त किया उसके उसके आलोक में जब आप इस विचार को रखते हैं तो एक नया विचार पैदा होता है आपके अंदर। बिल्कुल ठीक बात है सर। और वो जो विचार पैदा होता है आपका, वो व्यंग की आपकी, मैं कहूंगा कि थ्रेड है जिसके चारों तरफ आप माला बनाएंगे। अब माला कितनी रंग बिरंगी है वो डिपेंड करता है आपका भाषा के क्या मोती हैं, आप कितनी डिजाइन से लिख पाते हैं, तो आपकी कहन, आपकी शैली, आपकी भाषा, आप कितने इम्प्रोवाइज कर पाते हैं भाषा में। पर फिर से मूल बात है कि सारी चीजें बिखर जाती हैं अगर बीच में वो तागा ना हो विचार का। अगर विचार का तागा नहीं है तो व्यंग नहीं है। फिर आप भाषा से खेलते रहिए, अरे साहब उनकी भाषा बहुत जबरदस्त है। हम जब तारीफ करने बैठते हैं व्यंग लेखन की तो हम कई बार बोलते हैं आपकी भाषा में अद्भुत है, क्योंकि हमारे पास बताने को और कुछ है नहीं, फिर हम भाषा की तारीफ कर देते हैं और क्या बचे क्या आपने भाषा में अच्छी लिखी, आप वाक्य निकाल निकाल के लोग बोलते हैं आपने फलाना वाक्य बहुत अच्छा लिखा। वाक्य कोई निकाल के बोलना व्यंग की आलोचना नहीं है। व्यंग पूरा, जब पूरा व्यंग आप पढ़ लेते हैं ऊपर से नीचे तक, तब क्या इंप्रेशन लेके उठते हैं पाठक, क्या चीज, क्या विचार लेके उठता है, क्या वो रचना उसका पीछा करती है कुछ देर, कुछ दूर तक, कुछ देर तक, कुछ दूर तक रचना अपने पाठक का पीछा कर पाती है कि नहीं, उसके साथ रहती है कि नहीं। ये हर व्यंग की पहचान है और ये हर विधा की पहचान। पर मुझे लगता है व्यंग में विचार की बहुत महत्व है। अरे आप परसाई की बातें करते हो, परसाई का गाना गाते हो, परसाई की भजन कीर्तन करते रहते हो, परसाई के नाम पे हलवा पूड़ी उड़ाते हो, और आप परसाई से एक मूल शिक्षा नहीं प्राप्त करते कि भाई साहब व्यंग सारा विचार का खेल, वैचारिकी है। परसाई का तो पूरा लेखन वैचारिकी है ना। तो आप अगर परसाई से इतना सा पाठ नहीं सीखते और परसाई का नाम ले लेके परसाई को मुकुट की तरह सजाए घूमते हो अपने माथे पे, तो ये आपकी बदमाशी है। आप वो हैं जिस पर परसाई, आप वो हैं जिस पर परसाई होते तो व्यंग लिखते। जी सर, मैं तो ऐसा भी उदाहरण आज मेरे सामने आया है एज ए प्रकाशक कि लोग नाम लेते हैं कि भाई हरिशंकर परसाई से मैं प्रभावित हूँ, शरद जोशी से प्रभावित हूँ, रविंद्र प्रागी से प्रभावित हूँ, लेकिन अगर उनसे पूछो कि आपने उनकी कौन सी किताब पढ़ी तो साहब किताब नहीं पढ़ी है। किताब नहीं पढ़ी, ये चीज तो लोग बेशर्मी से बाकायदा एकाध सेमिनार में पूछ लिया 2-4 लोगों से कि आपने क्या पढ़ा है तो उसमें तो एक सज्जन जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद लिखना शुरू किया था, डॉक्टर साहब थे, बड़े नामी सर्जन हैं और उनकी किताबें 3-4 आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब समय किसके पास है सब पढ़ने का, हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे कब। हाँ, बेशर्मी से ये बात कहने की हिम्मत कोई करता है तो उसने कितना तो जीवन को समझा और कितना लेखन को समझा और कितना उसका जीवन धंधा है और कितना उसका लेखन धंधा है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। तो ममता कालिया जी ने इंटरव्यू के दरमियान एक अच्छी सी बात बोली थी जो मुझे बड़ी प्रभावित किया कि अधिकांश लोग अपने लिए लिख रहे हैं ताकि उनकी छवि ऊंची हो जाए, उनका नाम ऊंचा हो जाए। हाँ, मतलब आपको ये तय करना है लिखने, जब आप लिखने बैठते हैं तो आपके सामने बहुत बड़ी दुनिया है, सामने बहुत पूर्वजों की बड़ी श्रृंखला है आपके पास, आपकी भाषा की नहीं, आपका तमाम दुनिया की तमाम भाषाओं की। आप रशियन से लेके तो चेखव को लीजिए, आप अंग्रेजी में लीजिए तो समरसेट मॉम को लीजिए, आप जेरोम को लीजिए अगर व्यंग वाले हैं, अगर आप उर्दू में जाते हैं तो इब्ने इंशा को लीजिए, आप शौकत थानवी को लीजिए। उर्दू, आप व्यंग की बात कर रहे हैं ना,
तो आप शौकत थानवी को लीजिए, आप इसमें जाएं तो गंगाधर गाडगिल को लीजिए, मराठी में जाएं तो आपके पास अपने पूर्वजों की एक लंबी परंपरा है, बिल्कुल ठीक जो बात, आपसे प्रश्न भी करती है और आपको प्रेरणा भी देती है, बिल्कुल ठीक बात है, जो आपको टोकती भी है और आपकी भर्त्सना भी करती है आपकी हरकतों में। जी। सबके लिए आप तैयार हैं कि नहीं? आप केवल और केवल कहीं, और ज्यादातर आजकल तो हो ही गया है, फेसबुक पे देख देख के मैं हैरान हूं। हैरान तो छोटा शब्द है, शर्मिंदा भी एक छोटा शब्द है शायद, कि मैं शर्मिंदा कह दूं कि मैं इस बिरादरी में हूं, ये कहूं कि मैं भी इस बिरादरी में हूं, क्योंकि आप के घर से अगर आपके परिवार में आपका एक भाई बहुत घटिया निकल जाए, निकम्मी हरकतें करे, तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए। तो आप को शर्मिंदगी होती है कि लोगों ने लेखन को अपना चेहरा चमकाने का जरिया बना लिया। लेखन कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं है जो जो आपके खुरदुरे लेखन को चिकना कर दे। आपका लेखन ही खराब है अगर, तो कुछ नहीं हो सकता। पर आप अपने चेहरे के खुरदुरेपन को इस क्रीम से ढकते हैं, जिसे पुरस्कार है, जिसमें आपके जिक्र हैं, जिसमें आप अपने ऊपर अंक निकलवा लेते हो। ये सब चीजें मैनेजमेंट की ट्रिक्स जब आप लेखन में ले आते हो, जो 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 मार्केटिंग की ट्रिक्स हैं जब आप लेखन में ले आते हो, तो लेखन से आपका ध्यान हटेगा ही, वो आपका लेखन बचेगा नहीं। आप लिखेंगे पर वो लेखन नहीं होगा, आप लिखेंगे पर वो लेखन नहीं होगा, हाँ वो लेखन नहीं कहलाएगा। आपकी किताबें आएंगी, अब जिल्द होगी, भारी होगा, आप अपनी किताबों को तौल सकते हैं, मेरे 25 संकलन है, मेरे 50 संकलन है, आप कह लीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। इंडियन पिनल कोड में ऐसा कोई अभी तक धारा नहीं है, आप तो वकील हैं, जो ऐसे लेखन को रोक सके। मुझे लगता है आप तो प्रकाशक है, और अब आपके मन में आ गया होगा कि काश की ऐसी धारा होती जो इस अपराध को रोकती। ये अपराध है, ये लेखन नहीं है, ये व्यंग नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये व्यंग के साथ व्यंग है, हाँ ये व्यंग के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और अपराध है, जिसके अभी तक तय नहीं कर पाया किस धारा में अपराध दर्ज हो ये, और किस थाने में हम जाके इसकी रपट कराएं। नहीं सर, ये एक सेक्शन है जी, डिफेमेशन ये व्यंग का डिफेमेशन। हाँ, आप व्यंग को डिफेम कर रहे हैं तो यू आर रिस्पांसिबल। ये इसको जब आप व्यंग कहते हैं अपने लेखन को, तो व्यंग की मानहानि हाँ, ये व्यंग की मानहानि है, ये व्यंग की मानहानि कर रहे हैं। एक पर है ऐसे है। एक चीज और मैंने देखी है व्यंग में, जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, कि विषय वस्तु सीमित मात्रा में, सीमित क्षेत्र के विषय वस्तु ही प्रयोग किए जा रहे हैं व्यंग्यकारों के द्वारा, जबकि विसंगतियां तो बहुत सारी हैं, हर क्षेत्र में है, लेकिन हर क्षेत्र में कोई नहीं लिख रहा। सर लेखन के लिए मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण, वरना कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे। बिल्कुल ठीक, कबीर ने तो कहा मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। कबीर कह रहे हैं कि ना मैंने स्याही दवात मैंने कुछ नहीं छुई, मैंने कलम नहीं गही, मैंने पढ़ा लिखा नहीं हूं। पर कबीर से बड़ा कवि और कबीर से बड़ा व्यंगकार कौन होगा? कोई नहीं। तो दृष्टि है आपके पास की नहीं है, आपका दृष्टि है केवल डिग्री है, आपके पास कलम भरी दवात है, या उस दवात से जो अक्षर निकलते हैं उनमें कोई दृष्टि भी है। दृष्टि पहली महत्वपूर्ण चीज है सर किसी भी लेखक के लिए, चाहे कविता लिखता हो, चाहे वो कुछ भी विधा लिखता हो। आपकी जीवन दृष्टि नहीं है, आपकी लेखन दृष्टि नहीं है, आप वास्तवतः अपने जीवन में न्याय तुच्छ आदमी है। हाँ, और आप व्यंग में बड़ा होना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। आप जीवन में टुच्चे और व्यंग में महान नहीं हो सकते। ये डाइकोटमी, साधना चाहिए आपके शब्द। ये डाइकोटमी नहीं हो सकती कि आप कमीने भी हों और बड़े व्यंगकार भी हो जाएं, ये संभव नहीं है। बल्कि छोटे व्यंगकार भी नहीं हो सकते आप,
अगर आप कमी है तो आप में बेसिक बेसिक ईमानदारी चाहिए अंदर, बिल्कुल ठीक है। वो नहीं है तो फिर नहीं है। तभी आप विसंगति पर सही ढंग से लिख सकते हैं और उसके उपचारात्मक चीजें भी ला सकते तभी हैं। तभी आप पहचान सकते हैं। आपका ही जीवन विसंगतियों से भरा पड़ा है, आप ही कई विसंगतियां आप अपने व्यवहार से पैदा करते हैं जीवन में और उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, फिर उसी पर व्यंग कैसे लिखेंगे आप? ठीक बात है। अगर मैं बैठूं किसी आपने अगर मैं किसी पुरस्कार में बैठूं और उस पुरस्कार को अपने हिसाब से मैनेज करके दे दूं किसी को या ले लूं किसी से, और फिर मैं बड़ी बड़ी बातें करूं कि व्यंग में ऐसा होना चाहिए, व्यंग में वैसा होना चाहिए, लेखन में ऐसा होना चाहिए और ईमानदारी यहाँ, तुम्हें छोटा सा अवसर मिला तुमने उसमें बेईमानी कर ली, तो तुम जिसको करोड़ों का अवसर मिल रहा है उस पर व्यंग कैसे कर सकते हो यार? कैसे कर सकते? तुम्हें धेले का बेईमानी करने मिली जो तुमने खुशी खुशी कर ली। सर तो आपकी अनुमति से मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। जी जी। पढ़ी होगी आपने कि एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी में प्रथम पूज्य निर्धारित होने की प्रक्रिया चल रही थी। तो पिता शंकर जी ने उनको बोला कि भाई जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आएगा, चक्कर मार के आ जाएगा पहले, तो वो प्रथम पूज्य होगा। तो कार्तिकेय जी तो अपने मोर से उड़ गए, लेकिन चूहे से किस सवारी पे गणेश जी नहीं चल पाए। तो उनके दिमाग में एक खुराफा सूझा। उन्होंने अपना फटाफट माता और पिता के एक चक्कर लगाया, बोला यही हमारे विश्व हैं और इन्हीं का जो है हमारे परिक्रमा कर ली, तो विश्व की परिक्रमा कर ली। बेचारे कार्तिकेय जी जब लौटे तब तक नोटिफिकेशन हो चुका था। अब प्रॉब्लम क्या है कि तब से पराक्रम हारता है, परिक्रमा जीतती है। और वो चले आ रहे हैं। हाँ, पर मुसीबत ये है कि अभी तो परिक्रमा जीतती है और परिक्रमा में चूहे को सम्मानित किया जाता है, उसमें भी गणेश जी का हाथ नहीं लगता कुछ। जो व्यंग को कुतर रहे हैं, जो विधा को कुतर रहे हैं, उनको पुरस्कार मिलता है, वो प्रथम पूज्य हो जाते हैं। ऐसा है, तो कठिनाई है, ऐसा नहीं है। इसके बीच भी बहुत अच्छा लोग लिखने वाले बैठे हुए, बहुत अच्छा, कई लोग बहुत अच्छा, बहुत ईमानदारी से बहुत सार्थक लेखन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमेशा आसपास पाते हैं कि हाईलाइट तो दूसरी चीजें हो रही हैं। ठीक बात। और हम तो वो एक निराशाजनक वातावरण हो जाता है जेन्युइन राइटिंग के लिए, जब आप गलत पुरस्कार देते हैं। यहाँ नीरज जी का एक शेर याद आता है मुझे, आपको पसंद आएगा। उन्होंने एक गजल में एक शेर लिखा है कि चील कौवों की अदालत में है मुजरिम कोयल, चील कौवों की अदालत में है मुजरिम कोयल, और कातिलों को यहाँ मंदिर भी दुआ देते हैं। बिल्कुल वही है, वही है, वही है। और जिस सत्ता की निरंकुशता पर आप लगातार व्यंग लिखते हैं और उनकी तारीफ पाना चाहते हैं, आपको छोटी सत्ता मिलती है और आप उससे ज्यादा खराब और उससे ज्यादा निरंकुश होके बताते हो अपने आप को। तो कठिन सी समय है और हमेशा ही रहा है कठिन सा समय। इस तरह के समय से शायद प्रेमचंद भी गुजरे होंगे, शायद रेणु भी गुजरे होंगे, शायद निराला भी गुजरे होंगे। अब हम वो इतिहास की में दर्शन हो जाते हैं। हर परिवेश में ऐसी विसंगतियां रहती हैं, हमेशा रहा है, और इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं लगती, मुझे लगता है। और यही सोच के मैं हमेशा लिखता रहा हूँ। मेरे को कभी बहुत परेशान नहीं किया है इन चीजों ने। प्रकृति सारी चीजों का संतुलन समय समय पर अपने तरीके से मनाती रहती है। हाँ, वो तो है, प्रकृति संतुलित करती है ना। सारे इस तरह की हरकतों को अंततः प्रकृति संतुलित करती कहीं ले जाके, तो संतुलन चलता है, विधा में भी संतुलन चलता है। जी जी। तो ये जो व्यंग के पात्र गढ़ लेते हैं लोग, ये कहाँ तक आपको उचित लगता है? या देखिए, मेरा मानना है कि व्यंग पहली बात तो व्यक्ति पर होना ही नहीं चाहिए। व्यक्ति पर जो व्यंग होता है वो कुछ दिनों बाद ही आपको बताना पड़ता है कि फलाने पे लिखा गया था, फिर वो फलाना ही निकल जाता है या वो नहीं रहता। इसलिए मेरा एक भी व्यंग किसी पर्टिकुलर नेता, किसी पर्टिकुलर लेखक, किसी पर्टिकुलर आलोचक,
किसी पर कभी नहीं लिखा मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कैरिकेचर तो हो सकता है, वो व्यंग नहीं हो सकता। बिल्कुल आप एक कैरिकेचर बना सकते हैं, वो व्यंग नहीं कहलाएगा। व्यंग आपने उस व्यक्ति का किस बात पर विरोध किया, उस पर आपका बेसिकली आपकी उस टेंडेंसी पर व्यंग करिए। आप व्यक्ति पर व्यंग नहीं कर सकते, व्यक्ति पर करना भी नहीं चाहिए। उसकी जो हरकत है, उस हरकत को बड़े आलोक में लेके उस पर लिखना चाहिए, मुझे लगता है। तो मैंने कभी भी प्रवृत्तियों पे व्यंग लिखे हैं, सारे प्रवृत्ति पे व्यंग लिखे हैं। मेरे उपन्यासों में इतने पात्र आते हैं, मेरी लेखन में इतने पात्र आते हैं, कोई आज तक नहीं कह सकता कि ये पात्र उस आदमी को लेके लिखा गया। मैं कभी नहीं करता ये काम, ये टुच्चापन है। इसको आप छोटे हरकतों में कहें, टुच्चापन बहुत होता है। मैंने बहुत देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, पर बहुत देखा है ये टुच्ची हरकत करते लोगों को। बाकायदा नाम रख दिया आपने किसी का, कोई फिर उस पर आपने लिख रहे हैं। ये घटियापन, ये आपकी घटिया सोच से वो उपजा है। जो घटिया सोच से उपजेगा वो केवल कचरा निकलेगा, उसमें से कहीं कोई और बड़ी चीज नहीं निकल सकती, व्यंग नहीं निकल सकती। आप कचरा पैदा करने की मशीन है, फिर आप व्यंग लेंगे। अच्छा, ये एक बात हमेशा चलती रहती है कि व्यंग कहाँ से उत्पन्न हुआ या उसका जन्म कैसे हुआ। तो कुछ लोग इसका सूत्र जो है ना सटायर से जोड़ते हैं, इंग्लिश के। मेरे को लगता है कि शायद व्यंग तो संस्कृत कवियों ने भी शुरू कर दिया था क्षेमेंद्र के जमाने से, 930 ईस्वी पूर्व। तो आपका क्या विचार है कि ये हमारी अपनी कला है या हमने पश्चिम से ग्रहण किया? और बड़ा बेपढ़ा सा व्यंगकार हूँ। मतलब मेरे पास ये इस तरह के जो सवाल हैं, जो आलोचक बहुत बेहतर ढंग से देते हैं, जो एक शास्त्रीय किस्म के जो बहस है ना, मैं उसमें पढ़ नहीं पाता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा ज्ञान सीमित, मैंने पढ़ा बहुत है, पर मैं उसको एक सैद्धांतिक के रूप दे के नहीं कह सकता कि व्यंग क्या है, व्यंग की परिभाषा बताइए, विसंगति की परिभाषा बताइए, फलाने की परिभाषा बताइए और एक दिखाने की व्यंग मैंने पूछा था। विजय बहादुर सिंह हमारे प्रिय आलोचक हैं कविता के, मैंने उनसे एक बार पूछा था, मैं कविता का बहुत बड़ा पाठक हूँ, मैंने कहा सर अच्छी कविता को कैसे पहचाने जी, की परिभाषा है जिसमें आप अच्छी कविता को परिभाषित कर सकें। मैंने नामवर सिंह की भी कविता के नए प्रतिमान वगैरह पढ़ा था जी, मुझे किसी उत्तर नहीं मिला आज तक, उन्होंने नहीं दिया। अच्छी कविता को पहचानने के लिए कोई परिभाषा में उसको फिट मत करो, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम अच्छी कविता पढ़ोगे कि अच्छी कविता है। जी, ऐसे ही मैं व्यंग को मानता हूं कि आप जब व्यंग पढ़ते हैं तो एक अच्छा व्यंग आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा व्यंग। अब वो सटायर कहें, कहां से पैदा हुआ, किसने किया और हम क्या कर रहे हैं, ये मैं सोचता हूँ व्यंग के जो व्यंग का इतिहास लिखने वाले लोग हैं, जो व्यंग की आलोचना में काम करने वाले लोग हैं, जो प्राध्यापक किस्म का जिनकी सोच और समझ है, वो इस बात का उत्तर दे तो बेहतर है। मैं तो जहां से भी आया है मैं इसका विद्यार्थी हूँ और मुझे मजा आ रहा है लिखने में, मैं इतना ही कह पाता हूँ। जी, तो आपकी व्यंग रचनाओं में सामाजिक परिवेश से कैसे विषय वस्तु आप चुन लेते हैं? मुझे पता नहीं, रैंडम मेरे को तो एक जमाने मैंने 7-8 साल कॉलम लिखे हैं, एक साथ 5 पत्रिकाओं में लिखता था शायद मैं जी, और सारी चर्चित होते थे, बड़े अच्छे कॉलम लिखे मैंने, ये कह सकता हूँ, अपनी तारीफ कर सकता हूँ कि उनकी चर्चाएं होती थी। तो मैं एक महीने में शायद 8 कॉलम लिखने पड़ते थे मुझे। डॉक्टरी के तब मैं पीक पे था, तब मैं नौकरी में था और बहुत काम करना पड़ता था। उसके बीच में 8 रचनाएं लिखता था हर सप्ताह। ये जो मेरी डायरियां हैं, जो उनकी बात कर रहा था मैं, ये उन डायरियों में जो मेरा है वो एक रचनाओं का बैंक बना रखा था। मैं रोज बैठ के लिखता था। वाह, मैंने ना जीवन विषयों से भरा पड़ा है व्यंग के लिए। हम जो अपने आप को सीमित कर रहे हैं ना, कि हम राजनीति पे लिख देते हैं, आज अखिलेश ने कुछ कहा तो कल योगी जी ने कल कहा, तो परसों फलाने का हमने उसको लेके
एक वो टिप्पणियां हो सकती हैं, व्यंग नहीं। व्यंग का विचार, ये अगर बहुत आपकी आंख में वो दृष्टि है, ये अगर आप आप में वो दृष्टि है, तो जीवन में हर तरफ व्यंग फैला हुआ है। आपके घर में, आपके बाहर, आपके आस पड़ोस में, आपके अपने मित्रों के बीच, आप में खुद आप में व्यंग के विषय पढ़े हैं। जी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं से खोजने के आज मैं क्या लिखूं। आपको विषय आपका पीछा करते हैं, आपको चुनना पड़ता है इसमें से, किस इसको पर छोड़ते हैं, ये इस पे लिखते हैं। जी। एक प्रश्न है, वैसे तो किसी भी लेखक को या किसी भी कवि को या किसी भी व्यंग्यकार को अपनी सारी रचनाएं प्रिय होती हैं, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए कि सर्वप्रिय रचना कौन सी आपके नजर में, तो क्या ये बहुत कठिन है। अब तो अब मेरे 7वां उपन्यास लिख रहा हूँ। उपन्यास में ही उठाऊं कि मुझे कौन सा उपन्यास पसंद है। मेरे सारे उपन्यास मैंने बहुत मेहनत से लिखे और चर्चित भी भगवान दया से सभी हुए हैं। सभी के 8-8, 9-9 के 14 संस्करण, 13 संस्करण, शायद 12 मासी के 13-14 संस्करण तक हो गए हैं। जी। लोगों ने अपने अपने हिसाब से पसंद किया है। मेरी सारी कृतियों में अगर मैं कहूँ, तो मैं जो अगला उपन्यास लिख रहा हूँ वो शायद सबसे बेहतरीन उपन्यास होगा मेरा। जो मैं एक तानाशाह का प्रेम, जी। की प्रेम कथा, ये जो लिख रहा हूँ, ये शायद मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो। ये नया ऐसा विषय आज 8 घंटे उसमें काम, नया विषय आज 8 घंटे लिख रहा था। तो पढ़ते पढ़ते मिलेगा यार, ये मेरी सबसे अच्छी रचना होना चाहिए आगे के लिए, जब तक कि मैं अगला उपन्यास और न लिखने बैठ जाऊं बाद में, तो वो शायद वो होगा। तो अभी कहना कठिन है कि मैं किसको अच्छा कह दूं। अभी जो आपका लेटेस्ट उपन्यास आया स्वांग, जी 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 जी। तो वो क्या है, थीम क्या है, कहानी? नहीं, वो है बेसिकली, अगर वन लाइनर कहेंगे तो ये वो यूं है कि ये देश में कुछ ऐसा हुआ है कि हर चीज एक स्वांग में तब्दील हो गई। स्वांग का मतलब होता है एक नाटक, एक नाटक, हर चीज एक नाटक बन गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे अदालत है और नहीं है, जी। परिवार है और नहीं है, जी। कलेक्टर है और नहीं है, और पुलिस है और नहीं है। हर चीज हमने इस देश में एक स्वांग में तब्दील कर दी। बिल्कुल ठीक बात है। और ये फेल्योर की कहानी है। ये बढ़ता जा रहा है हमारे देश में तंत्र के फेल्योर की कहानी है। स्वांग एक गांव की कहानी है, कोटरा नाम का गांव है, और उसके बहाने ये पूरे हिंदुस्तान की कहानी बहुत पसंद की गई है। मैं अभिभूत हूं कि लोगों ने इस कदर पसंद किया इसको। और इससे पहले मेरा पागल खाना उपन्यास आया था, जो कुछ लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा था कि कठिन सा है, पर साहित्यिक सर्कल्स में उसको बहुत ही, अभी 2 बार से वो साहित्य अकेडमी अवार्ड के आखिर तक पहुंचा है। तो मेरे उपन्यासों में मैंने हर बार अपनी ट्रैक बदली है। मैं अपने आप को दोहराता नहीं, कोशिश करता हूं कि मैं दोहराऊं नहीं, ना विषय के स्तर पर, ना भाषा के स्तर पर, ना शैली के स्तर पर। कुछ नया करूं जिसमें मुझे ही मजा आए। मैं वो जो कवि सम्मेलन के कवि होते हैं ना, क्या ये रचना चल गई तो अगली रचना वैसी ही हो, क्योंकि पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मुझे जो विषय पीछा कर गया, हॉन्ट करता है, फिर मैं लिखता जाता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ। और बस जो मैं मान के चलता हूँ सर, कि जो मेरे को सेटिस्फाई करेगी रचना, जो मुझे संतुष्ट करेगी, वो आपको संतुष्ट करेगी ही। जो मेरे दिल को पकड़ेगी, जो मेरे दिल से निकलेगी, वो आपको छुएगी ही। ऐसा असंभव है, क्यों? आप भी मानव है, मैं भी मानव हूं, और मनुष्य के हृदय से निकली बात मनुष्य तक नहीं पहुंचेगी तो कहां पहुंचेगी? ठीक बात है। पहुंचेगी। ये जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे रबिश के बारे में, तो आजकल आपने देखा ही है कि इतना ज्यादा लिखा जा रहा है, और फेसबुक और सोशल मीडिया के कारण लिखावट बढ़ गई है। कहीं कहीं तो उसे लेखन विस्फोट तक कहा जाने लगा।
तो इतना सब कुछ लिखने के बाद पाठक क्यों नहीं जोड़ पा रहा उतना? सर, लेखन के विस्फोट, आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है। विस्फोट से विध्वंस होता है ना, और विध्वंस से पाठक दूर रहेगा। आप आप एक सड़क पे जा रहे हैं, जहाँ दुर्घटना हो गई है, 2 गाड़ियां पलट गई हैं, वो तो आप उस सड़क को छोड़ के दूसरी सड़क पे चले जाएंगे ना। तो ये जहाँ पे विस्फोट हुआ है वहां कोई क्यों जाएगा? तो पाठक बहुत बढ़िया आंसर, पाठक उस विस्फोट की तरफ जा ही नहीं रहा। सॉरी। ये डिजिटल युग अब अपने शबाब पे आ रहा है। आपको क्या लगता है कि डिजिटल युग से साहित्य को कोई भविष्य मिलेगा या कोई हानि होगी, या कैसे साहित्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा? सर, हर समय ये डिजिटल युग अभी आया है, उससे पहले टीवी आया था, तब कहा गया था, और ये तो हमारे यहाँ अभी आए हैं। विदेशों में ये माध्यम बहुत पहले से लोकप्रिय हुए हैं, वहां से हमारे पास आए हैं सारी चीजें। जब टीवी आए थे, सीरियल्स आए थे, तब भी कहा गया था। विदेशों में आज भी किताब और पाठक बढ़े ही हैं, कम नहीं हुए। और मैं तो ये पाता हूं सर कि जब से डिजिटल आया है तब से मेरे पाठक तो बहुत बढ़े हैं, बजाय कम होने के। क्योंकि फेसबुक वगैरह में, हाँ हाँ बिल्कुल, फेसबुक वगैरह में, वरना मैंने जो जो बिल्कुल यंग बच्चे अभी आए हैं, जो अभी कोई IITian है, कोई अभी पढ़ ही रहे हैं, कोई इंजीनियर है, यंग इंजीनियर निकले हैं, या डॉक्टर हैं, और या किसी भी विधा में कहीं पढ़ रहे हैं, यंग बच्चे 20 से 40 साल की उम्र के, ये पाठक मेरे फेसबुक और इसके कारण ही आए। क्यों? इन्होंने एक ने किताब पढ़ी, और इनके ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं, इनका व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, इनकी एल्यूमिनाई होती है, और उसमें ये किताबों वगैरह पे चर्चा करते हैं। ये हमें पहली बार पता चला। हाँ, जब हम अमेरिका गए, हम एक अवार्ड लेने के लिए, ढींगरा फाउंडेशन का अवार्ड हमना मरब उपन्यास पर मिला था मुझे। तो वहां मेरे से मिलने 500 किलोमीटर दूर से कम से कम 10 बच्चे कार चला के आए थे। बच्चे तो जो वहां काम करते थे, 30-35 साल के लोग थे, जो यहाँ से इंडिया से IIT वगैरह करके निकले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो अमेरिका में और 5-5, 6-6 साल से हैं, तो उन्होंने कहा था आपकी किताबों के बारे में हमको पहले नहीं पता था, हमें फेसबुक से कुछ दोस्तों ने रिकमेंड किया, इस किताब को पढ़ो। आप कहाँ ये पढ़ते रहते हैं, ये पढ़िए, वो तो पल्प फिक्शन है, इसे पढ़िए। और हमने पढ़ा तो हम चकित रह गए, ऐसा भी लिखा जाता। तो हम तो आपके फैन हैं, हम इसलिए हमें पता चला कि आप आए हैं नॉर्थ कैरोलिना, तो हम मिलने आए आपसे। तो हमें कहा है धन्यवाद डिजिटल माध्यम का, कि जिसने मुझे वहां तक पहुंचा दिया, विश्व तक पहुंचा दिया। तो हाँ, सवाल दुकान का नहीं है, दुकान पर क्या चीज बिक रही है उसका है। सवाल डिजिटल माध्यम का नहीं है, डिजिटल माध्यम से क्या बिक रहा है उसका है। अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो डिजिटल माध्यम बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, जहां से अच्छी बात दूर तक फैल सकती है, जिसे हम कहते हैं वायरल होगी। वायरल होगी। और आप खराब लिख रहे हैं तो अगर आप खराब लिख रहे हैं तो आप एक बड़े ऑडियंस के सामने अपने आप को नंगा कर रहे हैं कि आप इतना खराब लिखते हैं। तो आप अपनी बदनामी फैला रहे हैं, डिजिटल माध्यम के जरिए अपनी बदनामी फैला रहे हैं कि आप कितने खराब लेखक। सेल्फ डिस्ट्रक्शन। यस। ये व्यंग में अनुदित साहित्य की कमी क्यों है? ऐसा अनुवाद का कार्य व्यंग को अनुवाद करना बहुत कठिन, क्योंकि भाषा और लोकल डायलेक्ट्स वगैरह आ जाते, बहुत कठिन होता है। बहुत ही कठिन होता है, और इसीलिए परसाई का कोई अनुवाद नहीं अवेलेबल है। इस तरह के बड़े शरद जोशी के अनुवाद नहीं, शरद जोशी किताबें अनुवादित नहीं हुई, क्योंकि जब इनका प्रतिदिन शरद जोशी का आता था तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कुछ दिनों उसको अनुवादित किया था, उस कॉलम को, पर कोई ढंग कर नहीं पाया, आत्मा नहीं पकड़ पाया उसकी। तो मैंने जैसे PG वुडहाउस को मैंने सोचा था कि अनुवाद किया जा सकता है क्या हिंदी के लोगों के लिए, तो लगा कि नहीं, ये वो तेवर पकड़ना बहुत कठिन है। तो व्यंग में कुछ ऐसा है कि आप जब उसे अनुवादित करेंगे तो कुछ चीजें लॉस हो जाएंगी। पर मैं आपको मेरे 12मासी का अनुवाद किया है अलीपुरा नाम से, और जगरनॉट ने छापा है उसे, और इस समय बहुत चर्चित है वो उपन्यास। अंग्रेजी
पाठकों के बीच में, उसकी बहुत तारीफ हो रही है। वो इतना कठिन उपन्यास था अनुवाद करने के लिए। मेरे एक मित्र हैं, मित्र क्या है, मित्र बन गए, मिला आज तक नहीं हूँ, सलीम यूसुफ जी जबलपुर के हैं। उन्होंने मेरे पीछे लग के उसे अनुवाद किया। और ये किताब देखिए, ये अलीपुरा नाम से ये किताब छपी है, और अभी इसे एक बड़ा अवार्ड भी मिला, बेंगलोर लिटरेरी फेस्टिवल में बेस्ट फिक्शन ऑफ द ईयर का मिला। अरे वाह। जिसमें सारी भाषाओं के बीच इसे सर्वश्रेष्ठ किताब माना गया। तो अनुवाद होके अंग्रेजी राइटर मेरे, अंग्रेजी प्रकाशक और अंग्रेजी पाठक मेरे को बहुत सारे मिल गए बच्चे, जो अब उसे हिंदी में पढ़ना चाहते कि जो इतनी अच्छी अंग्रेजी अनुवाद में है तो क्या होगा। तो अब मेरी हमना मरब, नरक यात्रा और पागलखाना, ये 4 चीजें अब है। पागलखाना नियोगी बुक्स वाले छाप रहे हैं, अंग्रेजी में आ रहा है, द मैड हाउस। और हमना मरब अभी अनुवादित किया जा रहा है, और उसके बाद ये स्वांग भी अनुवादित होना है, और यात्रा भी अनुवादित किया जा रहा है। मैं आपको सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे प्रकाशन हाउस इंडिया नेट बुक्स ने अमेरिका में भी अपना सेटअप क्रिएट कर दिया है, और वहां से हमारे रचनाकारों को ग्लोबल रीच मिल गई है। दूसरी चीज ये कि जो चुनिंदा किताबें होती हैं उनका मैं ई बुक में, किंडल में कन्वर्जन करके और वो पेश करता हूँ, तो वो सारे विश्व में जाती, क्योंकि मेरा अमेरिका में कंपनी है, तो उसके थ्रू में amazon.com पर एक्सेस है, तो सारे विश्व में हमारी बुक्स पहुंच जाती हैं। अमेरिका की कंपनी ने भी काम शुरू कर दिया है, और कम से कम 5-6 राइटर्स के साथ काम हो रहा है, तो आशा है कि वो धीरे से बढ़ेगा, तो इंग्लिश का साहित्य भी आ जाएगा। दूसरी चीज, हमने एक नया प्रयास किया था कि एयरपोर्ट्स पर हमारी किताबें हों, क्योंकि हिंदी की किताबें एयरपोर्ट से मुश्किल से मिलती हैं। तो हमारा WH स्मिथ के साथ करार हो गया है कि दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर हवाई अड्डे पर हमारी किताबें, हिंदी की किताबें भी उपलब्ध हैं। और ऐसा ही एक करार हमारा AH व्हीलर्स के साथ में है, यद्यपि अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन शीघ्र होने की संभावना है। तो हमने रचनाकारों के लिए मार्केट क्रिएट करने का ये स्पेस किया है, और अच्छी पहल, बहुत अच्छी पहल है कि जब हम पाठकों की कमी का रोना रोते हैं तो वास्तव में हम ये नहीं देखते। लास्ट प्रश्न है, तो व्यक्तिगत प्रश्न है, और उसके बाद में फिर क्लोजिंग क्वेश्चन। जी, व्यक्तिगत प्रश्न ये है कि लेखन कार्य के अलावा आपकी अभिरुचि किस काम में है? व्हाट इज योर हॉबी? मेरी असल में इतनी सारे शौक हैं कि बड़ी मुसीबत है। सही बात तो ये, मुझे फिल्मों को देखने का बहुत शौक है। मुझे नाटक, एक जमाने में बड़े नाटक किए, मैं थिएटर में था जब मेडिकल कॉलेज में था, तो मैं थिएटर करने का बड़ा शौक था मुझे, जो अब नहीं कर पाता क्योंकि समय नहीं। मुझे महफिलें सजाने का बड़ा शौक है, और जो मैं कभी नहीं कर पाता। मुझे गप मारने का बहुत शौक है, जो कभी नहीं कर पाता। मुझे गाना गाने का बहुत शौक था। अरे वाह। और तो सारे शौक धीरे धीरे रुक के आपको जीवन में कुछ चीजें प्रायोरिटीज तय करना पड़ती हैं कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है। तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा परिवार है, सेकंड प्रायोरिटी में दोनों चीज आती हैं, डॉक्टरी भी और लेखन भी। इसके बाद बाकी प्रायोरिटाइज, इनमें जो समय बचेगा तो किसी और में दिया जाएगा मेरे लिए, वरना यही प्रायोरिटी है। मैं पूरे जीवन इसी प्रायोरिटी पे चला हूँ, और अब तो आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। आपने बहुत लिखा है, आपकी सारी डायरियां निकाल करके मैं छपवाता हूँ। आप मुझे ये दायित्व हमारा अपन बात करेंगे जरूर से। आपसे बात हुई थी कि किताब क्या आप करना चाहेंगे, तो अपन देखते हैं, बिल्कुल करेंगे, है ना। और बताइए, और अंतिम सवाल हमारा है कि आजकल के सामाजिक परिवेश, व्यंग की स्थिति और लेखन कार्य की गुणवत्ता वगैरह को ध्यान में रखते हुए आप नवोदित लेखकों के लिए या उदीयमान लेखकों के लिए क्या संदेश या सुझाव
या सलाह देना चाहेंगे? मुझे लगता है जैसे आप अच्छा वकील बनने के लिए आपको को वकालत पढ़नी पड़ती है पूरी। जी बिना पढ़े आप वकालत नहीं चालू कर सकते। जी और फिर आप कुछ अच्छे वकीलों को देखते हैं जो किताबों से परे है, और वो कैसे वकालत करते हैं। वो किताब में नहीं लिखा कि आप अपने आप को कैसे पेश करेंगे, जी कैसे सबके सामने आएंगे, क्या कपड़े पहनेंगे, कैसे अपने आप को कैरी करेंगे, कैसे आप बोलेंगे, या आप उनसे सीखते हैं। ऐसा ही व्यंग्य का है या लेखन का है कि पहले आप उस विधा में जो अच्छा काम हो चुका उससे परिचित तो होइए, उससे परिचित होंगे, समझेंगे, उसकी ताकत को समझेंगे, और जब आप उसको समझ लेंगे तो ज्ञान, उसकी स्टडी, कोई भी सब्जेक्ट की, कोई भी विषय की आपकी अपनी स्टडी होना चाहिए। अगर आपकी बिना स्टडी के आप उतर आते हैं तो आप इस भ्रम में रहते हैं कि आपको सब पता है, क्योंकि आपको वास्तव में कुछ नहीं पता। नहीं पता। तब छोटा सा पता होता है तो आप समझते हैं कि आप तो विद्वान हो गए। आपने पढ़ा ही नहीं, परसाई को पढ़ा नहीं, शरद जोशी को पढ़ा नहीं, आपने शिलाल जी को नहीं देखा, आपने कुछ नहीं पढ़ा आपने, और आप आके बहस करना शुरू कर देते हैं कि व्यंग ये व्यंग वो। आप चार परिभाषाएं रट लेते हैं यहाँ से और बड़ी बातें करने लगते हैं। तो ये कुएं का मेंढक है जो पेट फुलाया जाता है कि ऐसा था कि ऐसा, तो बाद में फट जाता है। ये वाले पेट के मेंढक है, तो वो मत बनिए, कुएं के मेंढक मत बनिए, बाहर निकलिए, दुनिया को देखिए, मुझे तुलसीदास जी की फिर देखिए, फिर भी बड़े जो लेखक आपके चॉइस के हों, और वो जरूर नहीं कि व्यंग के हों, आप कविता भी पढ़िए, आप कहानी भी पढ़िए, सारी विधाएं। हम तो दूसरे आर्ट फॉर्म की बात भी करते हैं। अगर आपको फिल्म देखने की तमीज है तो आपको व्यंग में मदद करेगा वो। अगर आपको कविता की समझ है तो व्यंग में मदद करेगी वो। हर आर्ट आपको व्यंग लेखन में मदद करेगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितना समय लेखन में दें उतना पढ़ने और समझने में दें, तो आप एक बड़े लेखक बन सकते हैं जी, अच्छे लेखक बनते हैं। और निरंतर, और ये जैसा ज्ञानरंजन जी कहते हैं, मैं कई जगह मैं इसको कोट कर चुका, कि अगर आप ओवरनाइट स्टार बनना चाहते हैं तो कभी साहित्य में मत आइए। साहित्य ओवरनाइट स्टारडम का जगह नहीं है। फिर आप कुछ और धंधे में जाइए। ये एक लंबी तपस्या तो नहीं कहेंगे, पर एक लंबा खेल है। आपको बहुत समय और बहुत ये गुरुत्व पर पहुंचने से पहले आपको नीचे के स्वरों में मध्यम में गाना आना चाहिए, तब आपका द्रुत अच्छा लगेगा। आप सीधे द्रुत पर उतर रहे हैं। क्या उदाहरण दिया आजकल ज्यादातर लोग द्रुत में उतरते हैं और उन्हें बाकी का ज्ञान ही नहीं है सुरों का। तो उनसे क्या उम्मीद करें आप, उनसे मत सीखिए। वो तुरंत जरूर आपको आकर्षित कर सकते हैं फेसबुक की दुनिया वगैरह में हल्ला मचा के, पर आप आंख बंद करके सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। अपने प्रति ईमानदार होइए पहले, फिर विदा के प्रति अपने आप हो जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत सर। बहुत अच्छा विचार विमर्श रहा, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और हमें इस सार्थक विचार विमर्श से हमें और हमारे दोस्तों को जरूर लाभ होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं स्वयं की ओर से और अनुस्वार मंच की ओर से आपको बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया।